नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दे की बात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस फैसले की जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को एक के बाद एक कई सौगात दी है। एक तरफ जहां उन्होंने मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाने का फैसला लिया, तो वहीं दूसरी तरफ मदरसों का आधुनिकीकरण करने की भी बात कह रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस फैसले को विरोधी पार्टियां राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इन फैसलों के जरिए कट्टर हिंदूवादी छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन जब आप इस फैसले को दूसरे पहलुओं पर गौर करेंगे तो असली तस्वीर भी साफ हो जाएगी। दरअसल सूबे में चल रहे लगभग 25,000 मदरसों में से ज्यादातर की हालत खस्ता है, जिसकी तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ काम जरूर किया गया, लेकिन वो भी पूरी तरह नाकाफी ही साबित हुआ है। तो हिंदुत्ववादी छवि के साथ चुनाव जीतकर सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ ने अब सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाने के साथ साथ मदरसों को भी आधुनिक बनाने जा रही है। सांप्रदायिक मसलों को चुनावी मुद्दा बनाकर यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बयां कर रहे हैं सीएम योगी के वो फैसले, जिसमें एक तरफ जहां मदरसों के आधुनिकीकरण करने की बात कही जा रही है, तो वहीं हर साल 100 मुस्लिम युवतियों का निकाह करवाने का भी फैसला लिया गया है। मंगलवार देर रात अल्पसंख्यक कल्याण महिला कल्याण विभागों के प्रेजेंटेशन के दौरान प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी तमाम जनसभाओं में न सिर्फ सांप्रदायिक भाषण दिए थे, बल्कि मुसलमानों को लेकर उनका रुख पहले भी काफी आक्रामक रहा है। लेकिन जब से बीजेपी हाई कमान ने उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है, सीएम योगी अपनी छवि को बदलने की कवायद में जुट गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर ही काम करेगी। सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। आप सभी जानते हैं कि 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों की लड़कियों का प्रदेश सरकार निकाह करवाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुस्लिम लड़कियों की शादी में आने वाले खर्च के साथ साथ मेहर की रकम को भी देने का फैसला किया है। साल भर में कुल 100 मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही एक अन्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 की आर्थिक सहायता दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मुस्लिम छात्रों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत
सूबे के कुल 19,213 मदरसों का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। जब तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लिया जाता, नए मदरसों को मान्यता दिए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। मदरसे उस प्रकार के विद्यार्थी नहीं तैयार कर रहे हैं जिस प्रकार के विद्यार्थी प्रोफेशनल आज प्रतिस्पर्धा के दौर में आवश्यक है। तो अगर मदरसों को आधुनिकीकरण के लिए किसी प्रकार का अनुदान दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक युगांतरकारी फैसला है। ये पूरे इस्लाम से जो चलने वाले तमाम मदरसे हैं जहाँ पर दीनी शिक्षा होती है, उनके आधुनिकीकरण में एक ये माइलस्टोन फैसला होगा। सरकार में बैठे तो इनको निश्चित है ये बातें करनी पड़ी और वही बातें हर सरकार करती थी, जिसको ये लोग तुष्टीकरण कहते थे। मेरा मानना यह है कि अच्छा कदम है अगर सरकार इसमें आती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आनुषंगिक संगठनों को भी मदरसे के खिलाफ गलत सलत बोलने से रोकना भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। उसको भी रोकें और मदरसों में जो हकीकत है वो सामने लाएं और उनमें जो उनकी मदद कर सकते हैं सरकार को करनी चाहिए। और मुस्लिम और गरीब लड़कियों की शादी एक उचित निर्णय है, ये सिर्फ कागजी निर्णय न बन के रह जाए, इसको हकीकत में आना चाहिए, धरातल पे आना चाहिए। मदरसों को मिलने वाली सहायता राशि का 60% राशि केंद्र सरकार देती है, जबकि 40% प्रदेश सरकार वहन करती है। पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के छात्रों को प्रदेश सरकार 1,000 तो वहीं 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 4,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, तो वहीं 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 6,000 रुपए का वजीफा दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने अब इन बच्चों के खातों को आधार नंबर से जोड़ने का फैसला लिया है। अब इसे सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि से बाहर निकलने की कवायद कहें या फिर कुछ और, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फैसले लिए, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में अब योगी युग की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मदरसों को लेकर जो नियम कायदे बताए गए हैं, जो बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, वो वाकई में एक अच्छी पहल है और इस पहल को लेकर हम टिप्पणी लेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम लखनऊ जाना चाहेंगे। ताहिरा हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि समाज सेविका हैं। वहीं आर.के. वर्मा जी, जो कि अपना दल के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं नोएडा स्टूडियो से कृष्णकांत सिंह जी, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नवीन भाटी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ताहिरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि योगी जी ने जो ये नियम बनाए हैं या फिर जो प्रयास कर रहे हैं, जो पहल हो रही है, मैं आपको सबसे पहले उस पर टिप्पणी चाहता हूं, उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करेंगे। जी, आवाज कट रही है बहुत। ताहिरा जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको आ रही है आवाज? आ रही जी नहीं, हाँ अब बोलिए, अब आवाज आई आपकी। क्या सवाल है जी आपका? ताहिरा जी, सवाल यह है कि योगी जी जो ने पहल की है, यानी वर्षों से, जी सालों से मदरसों को लेकर हमेशा लोगों ने सिर्फ बात ही की, जी। लेकिन उसमें जो पैटर्न बदलने की हो, नए पाठ्यक्रम लागू करने की हो, उसे मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, जी। ये अगर एक पहल शुरू हुई है तो ये एक अच्छी पहल है, ये मैं कहता हूं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी
नहीं, बिल्कुल मदरसों के अपग्रेड होने की बात एक लंबे समय से हम लोग कहते आए हैं कि मदरसों को अपग्रेड कीजिए। सिर्फ झूम झूम के अरबी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये बच्चे निकलेंगे तो क्या करेंगे? इनको इंग्लिश भी पढ़ाइए, इनको साइंस भी पढ़ाइए, इनको मैथ्स भी पढ़ाइए, जिससे कि ये बच्चे भी बाहर निकले तो मेन स्ट्रीम में आए। तो ये एक अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि योगी जी की इस पहल का तो मैं सराहना करूंगी, जैसे किसान की जो कर्जा माफी का भी मैंने सराहना की थी। और ये भी बात है कि योगी जी ने ये समझ लिया, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश और जब तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, और ये प्रदेश और देश तभी तरक्की करेगा, विकास विकास कोई जुमला नहीं है उछालने का, जो सारी कम्युनिटियों का एक्सेस होगा हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और मेन स्ट्रीम में आएगा। अगर ये समझ लिया है योगी जी ने तो मुझे लगता है कि ये सराहनीय बात है। और रंगनाथ कमीशन 2009 में आया था, आप भी जानते हैं विद्यासागर जी, उसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि मुसलमानों की दशा शिक्षा में बहुत खराब है, सबसे कच्चे मकान सबसे ज्यादा इनके हैं, सबसे ज्यादा डिप्राइव दिए हैं, इनको शिक्षा की तरफ लाना चाहिए। आंकड़े हम बता दे रहे हैं आपको। नवोदय की तर्ज में स्कूल खोलना ताहिरा चाहिए, जी, मतलब था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए। जी ताहिरा जी, जो अब तक स्थिति है, मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है, जी ताहिरा जी, मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है, लगभग 60% ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल अशिक्षित, यानी वो ना तो मदरसा जाती हैं, ना किसी स्कूल में जाती हैं, किसी प्रकार के पाठ्यक्रम यानी पढ़ाई नहीं करती हैं। 30% ऐसी महिलाएं हैं जो 10वीं पास तक किसी प्रकार से 10वीं पास कर लेती हैं और फिर घर में रहना पसंद करती हैं। सिर्फ 10% महिलाएं ऐसी हैं मुस्लिमों में जो वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। ये अभी तक की स्थिति है। हमारा मानना है कि सर सैयद अहमद खान साहब ने जो सपना देखा था शिक्षा को लेकर, वो सपना अब तक साकार नहीं हुआ। यानी स्कूलों में, कॉलेजों में इंग्लिश को लेकर या फिर सभी लैंग्वेजेस को लेकर जो बातें हुई थी, किस तरह से समानता, शिक्षा में समानता हो, वो समानता अब तक नहीं हुई है और वो दूरियां हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की है। पहल ये कि मदरसा में, जिसे मदरसे की तालीम को भी लोग ठीक नहीं मानते हैं, कहते हैं कि आधुनिक युग में वहाँ की तालीम कहाँ तक सक्सेस लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी में कुछ अपग्रेड कर दिया जाए आधुनिकीकरण के आड़ में सब्जेक्ट को लेकर या फिर सभी विषयों को लेकर, तो हो सकता है कि वहाँ जो बच्चे निकलेंगे वहाँ से पढ़कर उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। नवीन भाटी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, आप क्या इस पर रिएक्शन करना चाहेंगे? मैं ताहिर हसन जी से संबद्ध करता हूं अपने आप को। निश्चित तौर पर अपग्रेडेशन होना चाहिए जी। मुस्लिम लोगों को भी जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं वो मिलने चाहिए, पहले भी मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की पहल हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी, आप देखिए तमाम आंकड़े उठा के देखिए, लोगों को तालीम तरक्की की बात के लिए संबद्ध किया, उनको लैपटॉप दिए, आधुनिक शिक्षा से उनको संबद्ध किया, तमाम ऐसे, चाहे वो बिल्डिंगेज की बात को हो, चाहे उनके और जो तमाम सुविधाएं थी उन पर काम किया। तो ये दूसरी चीज़ अभी इन्होंने कहा, मैंने भी देखा उसमें कि 100 जो मुस्लिम गरीब महिलाएं होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनकी शादी ये कराएंगे। उसमें 100 ही क्यों, सरकार जिम्मेदारी ले जी। मोदी जी एक वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें छूना चाहिए 20% आबादी को भी। जो 20% आबादी है जो इस प्रदेश में निवास करती है, तमाम उनके केवल दिखाने के लिए नहीं। दूसरी चीज़ एक और है, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कहता हूँ कि अपग्रेडेशन बिल्डिंग और मदरसों का हो, बिल्कुल मतलब उनका होना चाहिए। उसके साथ साथ एक सोच का भी अपग्रेडेशन होना चाहिए जी। जो सोच एक व्यक्ति को जो फार्मिंग के लिए गाय लेके जाता है उसकी हत्या कर दी जाती है केवल एक विदूषी सोच के कारण, उस सोच का भी विकास होना चाहिए मदरसों के विकास के साथ साथ। आर.के. वर्मा जी, आपकी क्या राय है? जी विद्यासागर जी, मेरा अपना मानना है कि अभी मैं सुन रहा था नवीन भाटी जी को। नवीन भाटी जी अपने विषय से भटक करके जो सवाल किया गया था आपके द्वारा, उसका जवाब देने के बजाय पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे थे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने मन की सारी राजनीतिक दुर्भावनाएं निकाल करके इस कदम का स्वागत करना चाहिए। इससे केवल मदरसों की तस्वीर नहीं बदलेगी, बल्कि समूचे मुस्लिम समाज की तस्वीर बदलेगी और विशेष रूप से महिलाओं की तस्वीर बदलेगी। जहाँ आज तक अभी मुस्लिम महिलाओं का
शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है, और अगर है भी तो वो केवल उर्दू और अरबी तक सीमित होकर के रह गया है, जिसकी वजह से समूचा मुस्लिम समाज आधुनिक शिक्षा से अछूता है, और आधुनिक शिक्षा से अछूता रहने की वजह से उसमें नई सोच, नई चीजें अभी तक नहीं आ पाई हैं। वो अपने आप को एक कुपमंडूब सा महसूस करता है जी। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को माननीय योगी जी के इस कदम का स्वागत करना चाहिए, और इससे समाज में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन आएगा। मुस्लिम लड़कियां कंप्यूटर और साइंस की ओर आगे बढ़ेंगी, जिससे मुस्लिम समाज का चेहरा अच्छा होगा, समाज की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। और जहां तक बात शादी कराने की है, तो निश्चित रूप से समूचे उत्तर प्रदेश को दुनिया का छठा देश है, सभी लड़कियों की शादी कराने का जिम्मा सरकार के ऊपर नहीं हो सकता है। अगर मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने की बात होगी तो अन्य भी समुदाय की लड़कियों की शादी कराने की जिम्मेदारी फिर सरकार पर आती है। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहीं से भी संभव नहीं हो पाता है। यह कदम निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक कदम है। इससे समाज के वो सारे लोग जो रिच पर्सन है, समाज के जो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, इन सबको प्रेरणा मिलेगी, और माननीय योगी जी से अपने आप को संबद्ध करते हुए समाज में एक नजीर पेश करने का काम करेंगे, और बड़े पैमाने पर गरीब लड़कियों की अच्छी तरह से शादी कराने का काम कर सकेंगे। जी कृष्णकांत जी, पहल अच्छी है, स्वागत योग्य पहल है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पहल हो रही है उसका उसे लागू करना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे देश में अक्सर होता ही है कि योजनाएं बनती हैं लेकिन योजनाएं लागू नहीं होती है? विद्यासागर जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सिद्धांत दिया सुशासन का, और कहा सुशासन से सुराज की ओर, और उस सिद्धांत को अमली जामा पहनाने का काम 2014 से शुरू हुआ, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उनसे प्रेरणा लेकर जो उन्होंने मंत्र दिया, सबके साथ से सबका विकास। अभी आप देखेंगे कि जितनी सरकारें भारत के अंदर हैं, जो भाजपा शासित सरकारें हैं, वो उस सूत्र को लेकर काम कर रही हैं, और आदरणीय योगी जी की सरकार पहले दिन से ही जो इसने प्रतिबद्धता दिखाई है, और जो अपने संकल्प थे और जो प्रतिबद्धताएं थी, उनको जमीन पर उतारने की जो इच्छा शक्ति और जो जीवटता दिखाई, ये अपने आप में सराहनीय, अद्वितीय है। और मैं इस बात को कहता हूं कि पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कल को इस सिद्धांत को मानेगी। सम्राट अशोक महान के बाद 2500 साल के इतिहास में पहली बार देश को एक ऐसा प्रधान जनसेवक मिला है, एक ऐसा शासक मिला है कि जो सबके साथ से सबके विकास की बात कर रहा है, और समाज का कोई वर्ग उपेक्षित और वंचित नहीं रहेगा। ये सरकार की सोच को बताता है। आदरणीय योगी जी ने जो पहला कोई काम किया है, तो मुस्लिम बेटियों की शादी के लिए मैं कहता हूं एक पहल हुई। अभी नवीन भाटी जी कह रहे थे कि सोनी सबकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार के लिए सक्षम नहीं होता, नागरिक समाज की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो जो काम किया वो मुस्लिम बेटियों के लिए किया। सबसे पहला काम उन्होंने अभी जो शुरू किया कि हाँ साहब, मदरसों का अपग्रेडेशन करना है। तो इस सरकार की सोच की बात है कि जो समाज का वर्ग, जो तबका कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अलग है, उसे मुख्य धारा के अंदर कैसे लाया जाएगा, ये सरकार का जो कदम है अपने आप में ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलेगी, और जो हमारा मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश का है वो मुख्य धारा के अंदर आएगा और तरक्की के नए प्रतिमान स्थापित करेगा। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, पिछली सरकार ने, नवीन जी यहां पर बैठे हैं, पिछली सरकार ने, अखिलेश यादव जी की सरकार ने बड़ा इस मामले में भेदभाव किया। एक बेटी को अगर मुस्लिम समाज से आती तो उसको आप 30,000 रुपया दे रहे हैं, और दूसरी बेटी को आप नहीं दे रहे हैं। शासन में दृष्टि एक होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने काम किया कि साहब कब्रिस्तानों की दीवारी करानी है, उनका बाउंड्री करानी है और काम कराने, लेकिन उससे जो कुछ सालों में ऐसा नहीं उससे जो बड़ा काम था, उससे जो बड़ा काम होना चाहिए था, वो शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। उनके अंदर कौशल विकास का होना चाहिए, और उन्हें किस तरह से आधुनिक शिक्षा देके, मॉडर्न एजुकेशन देके मुख्य धारा में लाया जाए और उस समाज का विश्वास जीता जाए। सरकार ने अपने इस फैसले से साबित कर दिया है कि सरकार सबके साथ से सबके विकास में यकीन करने वाली सरकार। सवाल ये उठता है कि ये जो पहल है, ये आज की पहल नहीं है, ये बहुत पहले हुई थी, वर्षों पहले, आजादी से पहले से ये बातचीत हो रही थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहुत इसमें वक्त लग रहा है? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकारें बहुत आई, सरकार चली गई, फिर सरकार बनती है, नए नए मुद्दे आते हैं, और ये सब चीजें जो बहुत पहले हो जाना था उस पर हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, जिससे देखिए महिलाओं की, अभी आपने भी बताया, जो मुस्लिम महिलाओं के एजुकेशन शिक्षा के आंकड़े हैं वो बड़े शर्मनाक हैं। उसकी वजह ये है कि उनको पूरी तरह से वो ग्रिप मौलानाओं का रहा। बराबर जितनी भी पार्टियां आई उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी जो थी, नौजवान सबसे ज्यादा अनपढ़ है मुसलमानों में, जाके देखिए आप मुस्लिम एरिया जो है, डेंस मुस्लिम एरिया जो है, वहां पे बिल्कुल एजुकेशन बहुत कम है। जरदोजी चिकन ये सब काम करते हुए सारे लोग, बच्चियां भी स्कूल हार्डली जाते हैं वो। तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां आई ना, उन्होंने ठेकेदारी दी। वो मौलाना साहिबान ने वो ठेकेदारी उठाई, ठेका उठाते हैं उन्होंने, मुस्लिम कम्युनिटी की उठा ली साहब, वोट बैंक, ये फलाने मौलाना दिलाएंगे, धमाके मौलाना दिलाएंगे। अब मुस्लिम महिलाएं भी बाहर निकली, उनकी समझदारी डेवलप हो रही है, और हम लोगों का काम भी जो मुस्लिम महिलाओं में है वो भी हम अंदर तक अब उनके जा रहे हैं। और मुझे यकीन है अगर पढ़ाई वाला मामला इनका बेहतर हो गया, औरतें पढ़ने लगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को समझने लगी, तो जरूर लड़ाई लड़ेंगी। और कुरान भी जो बार बार होता है वो यहाँ इशू नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा उसको भी पढ़ लेंगी ठीक से, और समझ जाएंगी कि मौलाना साहिबान कैसे उनको पूरे चार दीवारी में ढकेलने का काम कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तमाम सरकारें जो आई उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल किया, उनकी हालत बदतर होती चली गई। इनकी परसेंटेज आप देखिए, सच्चर कमेटी में IAS IPS और पुलिस में क्या है, सिर्फ सिपाहियों में 6% है। ये शर्मनाक हालात हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इनकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, ये सरकारी नौकरी से लेकर उद्योग की अगर बात कर ली जाए तो मात्र इनकी संख्या 10 से 15% के बीच है, और ये बहुत ही शर्मनाक है वाकई में, और बहुत पहले से चिंता जताई जा रही है, लेकिन इस पर पहल किसी ने नहीं की। सरकारें जितने भी आती हैं वो सिर्फ बातें करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, लेकिन आप मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए तो आप 2 मिनट रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ जो विकास हुआ है वो आप नगण्य के बराबर, यानी 100 साल पहले वहाँ पर जो हुआ था वो भी आज उसी पर कायम है। वहाँ के लोग आज भी वहीं पर उसी तरह से जीने को मजबूर हैं। ये हम आंखों देखा हाल बता रहे हैं आपको। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि योगी सरकार की तरफ से क्या क्या सौगातें दी गई है। हर साल 100 मुस्लिम युवतियों की शादी करवाने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। शादी का खर्च और मेहर की रकम सरकार देगी। । 19,213 मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पहली से 5वीं तक के छात्रों को 1,000 रुपये, यानी उन्हें 5वीं से 8वीं तक के छात्रों को 4,000 रुपये स्टेपन के तौर पर दिया जाएगा। आठवीं से 12वीं तक के छात्रों को 6,000 रुपये सरकार देगी। यानी हर साल 100 मुस्लिम युवतियों की शादी करवाने का लक्ष्य रखा। यानी ये जो है ये योगी सरकार की तरफ से सौगात दी गई है मुसलमानों के लिए। आप इसे सौगात कहें या फिर लॉलीपॉप कहें, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी अगर इन सब चीज़ों को लेकर जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसे लेकर अभी भी योजना बन रही है और बातें हो रही है और पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। नवीन भाटी जी के पास हम आना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं नवीन भाटी जी। नवीन भाटी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि चलिए योगी जी ने जो शुरुआत की है, जो पहल की है, मैं ना तो आलोचना करना चाहूँगा ना इस पर कुछ कहना चाहूँगा, इसलिए कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। लेकिन चलिए कम से कम हो तो रहा है। 100 साल पहले से ये पहल हो रही थी समानता की, शिक्षा में समानता को लेकर आधुनिकीकरण। जब देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तो आधुनिकीकरण की बात हो रही थी। शिक्षा में किस तरह से सुधार हो, गुणवत्ता किस तरह से लाया जाए, इन सब बातों को लेकर बात हो रही थी। लेकिन अभी भी हम उस क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर पाए हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो निचले क्लास के लोग हैं, उनकी स्थिति आज भी वैसे की वैसे ही रह गई है। चलिए नवीन भाटी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा में सुधार को लेकर, मदरसों को लेकर जो कदम उठाया गया है, क्या आपकी सरकार, जैसे आपने कहा कि उभरती जो सरकार थी, उन्हें ये काम नहीं कर देना चाहिए था?
देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ जी कि संविधान प्रदत्त अधिकार है शिक्षा का अधिकार। और रही बात शिक्षा की, कि तब तो बीजेपी और इनके अनुयायी संगठनों का जन्म तक नहीं हुआ था। उस समय भारत शैक्षिक संस्थानों में पहले नंबर की स्थिति में था। चाहे आप बिहार के जो विश्वविद्यालय रहे हैं पूर्वज जी, हमारे, नालंदा उनको विश्वविद्यालय। आप देख लीजिए। दूसरा, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिएगा। बहन ताहिरा हसन जी ने भी कहा, मैं भी स्वागत करता हूँ, लेकिन केवल 100 कन्याओं की शादी आप कराएंगे एक साल में, लक्ष्य आपका है। कितनी हो पाएंगी नहीं पता है, आपका लक्ष्य 100 कन्याओं की शादी कराने का है। कैसे आप मानक तय करेंगे? किन 100 कन्याओं की आप शादी कराएंगे? क्या केवल 100 कन्याएं गरीब हैं मुस्लिम आबादी में? क्या केवल 20% की आबादी में 100 कन्याएं गरीब हैं? आप उनको मुख्य धारा से जोड़िए। और पूर्ववर्ती सरकार की बात भी आपने की। अभी हमारे साथी भाजपा के दोस्त यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी जो सुविधाएं देते थे वो धर्म विशेष को देते थे। एक तरफ आप उस आबादी को मुख्यधारा में जोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि केवल विशेष वर्ग को आपने दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने दिया। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अखिलेश यादव जी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, यदि उसने लैपटॉप दिया वो हिंदू को भी दिया और मुस्लिम को भी दिया। उन्होंने मदरसों में दिया तालीम और तरक्की का शैक्षिक जो स्तर था उसे ऊंचा उठाने के लिए। आप बताइए, आप, मैं उस बात पे भी आऊंगा, आप बताइए यदि लैपटॉप किसी कन्या को मिला, किसी मुस्लिम बहन को मिला, किसी मुस्लिम भाई को मिला, तो उसका जीवन स्तर शैक्षिक रूप से आधुनिकीकरण से जुड़ा या नहीं जुड़ा? तो मूल बात पे दूसरी बात कर रहे हैं कि बच्चे मदरसे में मुख्य धारा की पढ़ाई पढ़ेंगे, लैपटॉप तो जब चलाएंगे ना। देखिए भाई साहब, मुझे आप अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। दूसरा, अपना दल के मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, लौटेंगे आपके पास। अपना दल के मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी बात को मैं पूरा कर दूं। चलिए, आर.के. वर्मा जी, मैं मुद्दे से भटक गया हूँ। आर.के. वर्मा जी, मैं लौटूंगा, नवीन भाटी जी लौटूंगा आपके पास। सलीम की गलती और सिरमुंडे अब्दुल्ला का, जी बताइए पहलू खान जी की गलती क्या थी? केवल उन्हें बहुत छोटी सी चीज के लिए कितनी विडंबना, हमें अपने इंसान होने पर पछतावा होता है इन तरह की घटनाओं को लेकर के। क्यों हत्या कर दी गई साहब? जवाब देंगे क्या आप? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल। किस सोच का आप पोषक कर रहे हैं? आर.के. वर्मा जी, सोच को आप पोषित कर रहे हैं? आर.के. वर्मा, नवीन भाटी जी, मुद्दा दूसरा है। मुद्दा दूसरा है। हम आज एजुकेशन को लेकर बात कर रहे हैं और मदरसों की जो हालात हैं, जो अक्सर ये कहा जाता है कि उनके पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है वहां पर शिक्षा में आधुनिकीकरण के लिए, इन सब बातों को लेकर, तनख्वाह को लेकर, तनख्वाह की जो बातें होती हैं उन सब बातों को लेकर योगी सरकार ने एक अच्छी पहल की है। हमारा सवाल ये है कि किसी भी व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब वो शिक्षित होगा, और शिक्षित होने के लिए वहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार लेकिन हो, किसी शिक्षा के भी साथ तब हो। प्राप्त कर पाएगा तब उसका भय का माहौल नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है उसे ये तो ये एहसास होगा सराहनीय कि वो है। मदरसे में जाके शैक्षिक कर सकता है, पढ़ सकता है, भयमुक्त माहौल आर.के. में वर्मा पढ़ जी, सकता है। आर.के. वर्मा जी, बेटियां स्कूल जा सकती हैं, भयमुक्त माहौल में जा सकती हैं। आर.के. वर्मा जी, आप अपना दल से हैं, इस वक्त आपकी भी भागीदारी है सरकार में गठबंधन के साथ। मुझे लगता है कि जो अब शुरुआत हो रही है, जो काम हो रहा है, ये सराहनीय है, लेकिन क्या ये काम होगा या फिर बातें हो रही है, सिर्फ लॉलीपॉप है? जी जी विद्यासागर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत 15 वर्षों तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बारी बारी से रही है। नीतियां भले ही लोगों ने बनाने का काम किया हो, लेकिन उनकी कार्यशैली में नियत कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और भारतीय समाज पार्टी की जो संकल्प है, निश्चित रूप से माननीय योगी जी की अगुवाई में उस संकल्प को उत्तर प्रदेश की धरती पर पूरा करने का काम किया जाएगा। और हर गरीब समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जब तक उसको खुशहाली नहीं मिल जाती है, जब तक उसको तरक्की के रास्ते नहीं मिल जाते हैं, जब तक उसके हाथों में रोजगार नहीं आ जाता है, जब तक उसका शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो जाता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि अभी तक की जो भी सरकारें रही केवल वादा करती रही या वादा करके नीति बनाती रही है, लेकिन नीति को नियत में परिवर्तित करने का काम उन्होंने नहीं किया है। माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए समूचे मुस्लिम समाज को कि उन्होंने एक अच्छी मजबूत इरादे का प्रदर्शन किया है।
नीति के साथ साथ नियति दर्शाने का काम किया है, जो पूर्ववर्ती सरकारों में कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ी है, और जिसका परिणाम रहा है, अभी नवीन भाटी जी कह रहे थे, पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड देख ले कि मुस्लिम समाज में महिलाओं का शिक्षा का स्तर 15 साल की सरकारों की नीति के द्वारा किए गए कार्यों से कितना ऊंचा उठा है। उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन, आपको सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। आज के 15 साल 20 साल पहले जहां पर मुस्लिम समाज की महिलाएं, वहां की गरीबी, वहां की अशिक्षा, वहां की बेरोजगारी जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रही है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब माननीय योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश बदलेगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की महिलाओं का स्तर अच्छा होगा, वहाँ के बच्चों का शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। जी ताहिरा जी, अब देखिए, देश में जब भी सरकारी नौकरी होती है, एक कंपटीशन के थ्रू से नौकरी मिलती है सबको। प्रतियोगिता पास करिए, आपको नौकरी मिलेगी, और उसमें कहीं भेदभाव नहीं होता। तो आखिरकार मैं कई जगहों पर कई लोगों से हमारी बात हुई है, मुसलमानों के मन में ये क्यों ऐसा भरा हुआ है कि उन्हें सरकारी नौकरी में या फिर किसी उद्योग में उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिलता? ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, एक बड़ा जंग जो है वो पढ़ाई नहीं है, वो उसके पास शिक्षा ही नहीं है। जब आप शिक्षित होंगे, आपको शिक्षा मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल जानेंगे, कंप्यूटर के इस्तेमाल से तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, आप आर्टिकल आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे क्या क्या एवेन्यू खुले हुए हैं, क्या आप कर सकते हैं, किस किस तरह के कोर्सेस हैं। जब उसके बारे में जानेंगे, हमारी लड़कियां जानेंगी, हमारे नौजवान जानेंगे, तब भी तो उसके लिए वो अप्लाई करेंगे। और फिर जब उनके पास पैसे भी नहीं है, वो बिल्कुल हाशिया पे चले गए हैं समाज। जो अभी आप मेन समाज जो मुसलमान का जो एक बड़ा जंग है, वो बुनकर है, जरदोजी वर्कर है, चिकन वर्कर। जो लखनऊ में हम बैठे हैं, यहाँ ज्यादातर मैक्सिमम आप मुस्लिम एरिया में देखिए, चिकन वर्कर, जरदोजी वर्कर, कामदानी वर्कर, जिनकी 2 जून की रोटी चलाना मुश्किल है, रोटी के साथ दाल मुहैया कराने की जद्दोजहद चल रही है। तो वो क्या करेंगे आप बताइए? पहले एजुकेशन तो उनके अंदर आए। जैसे अलीगढ़, जितने भी आप, मैं कहती हूँ विद्यासागर जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ, अगर आप सिर्फ लखनऊ नहीं, हिंदुस्तान में कह रही हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप देखिए डॉक्टर इंजीनियर जितने हैं, आप पूछे तो कहेंगे एलिगेरियन, वी आर एलिगेरियन। मैं भी एलिगेरियन हूं। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग अलीगढ़ से निकले, क्योंकि जो जा सके वहां उन्होंने शिक्षा हासिल की, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बन सके। जब हमारा एक बड़ा जंग के पास ना पैसा है, ना एजुकेशन उनके दरवाजे पे है, उनकी एक्सेस ही नहीं है एजुकेशन पे, तो आप कैसे समझते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे? आपको नहीं लगता वो कुछ पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, तो चलिए भाई वो कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं। सरकार के साथ साथ आपको नहीं लगता कि इसके लिए जो समाज के जो लोग हैं, जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, चाहे किसी भी समाज में हो, वो ज्यादा जिम्मेदार है इन बच्चों को आगे नहीं आने देने के लिए, उन्हें एजुकेटेड नहीं करने के लिए, उन्हें स्कूल नहीं भेजने के लिए या मदरसा नहीं भेजने के लिए? बिल्कुल, मैं क्या कह रही हूं आपसे, मैं क्या कह रही हूं कि मौलाना साहिबान जो बार बार बताते हैं क्या पहनो क्या खाओ, 3 तलाक हो गया, 3 बार कहने में दारुल कज़ा जाओ, दारुल अला जाओ। अरे दारुल कज़ा में तुम कहां इंसाफ कर रहे हो? कहां जाए महिला? तुम इसके लिए एजुकेशन के लिए खड़े हो, हर जुमे में नमाज के बाद फतवे दो, जो खड़े पढ़ते हो वहां पे ये फतवा दो कि भैया अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे ले जाओ, अपने बच्चे नौजवान बच्चों को पढ़ाओ। आपके पास इतना पैसा आता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास है, आपका जो वक्फ बोर्ड है इसके पास है, आखिर जो डिप्राइव्ड औरतें हैं उनके लिए रहने का शेल्टर होम बना दीजिए, उनको कौशल विकास से अपग्रेड कीजिए, उनको सिखाइए, कुछ हुनर सिखाइए, पैरों पे खड़ा कीजिए, कुछ पढ़ाई का उनका इंतजाम कीजिए, कंप्यूटर सेंटर खोलिए। ये आप खोलते नहीं है। आप चाहते नहीं कि पढ़ जाएंगे तो कल आपसे सवाल करेंगे, कल वो तर्क करेंगे। आप चाहते हैं आंख बंद करके आपके साथ साथ पीछे पीछे जनाब जनाब करके चलते हैं। हम लौटेंगे आपके पास। समझने की जरूरत है, कम्युनिटी आगे तभी बढ़ेगी जब उसके पास शिक्षा एजुकेशन आएगी। जी कृष्णकांत जी, देखिए किसी पार्टी से हम ये जोड़कर बात नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में ये सबका नैतिक एक जिम्मेदारी भी बनती है कि किस तरह से हम किसी एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाएं या फिर कैसे उसे एजुकेटेड करें। हमारा समाज अगर पिछड़ा है, हमारे समाज में अगर कोई बच्चे कमज़ोर तबके के हैं तो भी हम उसे कैसे स्कूल तक पहुंचाएं, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और सरकार हमेशा ये चाहती है, सरकार हमेशा ये कहती है, हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर सरकार ने बहुत पैसे भी खर्च किए हैं, इन सब योजनाओं को लेकर, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो साक्षरता अभियान हो, ये सब तमाम मुद्दे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि
भ्रष्टाचार यानी पैसे जब भी दिए जाते हैं या फिर ये शुरुआत होती है तो उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं। क्या वजह है कि डेवलपमेंट नहीं होता? आधुनिकीकरण की बात आपने कही, ठीक है, मदरसा में भी ट्रेंड बदलना चाहिए, वहाँ पर पढ़ाई, हायर एजुकेशन की पढ़ाई होनी चाहिए, सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई होनी चाहिए, जो शिक्षक हैं जो वहाँ पर शिक्षक होते हैं उनकी तब्दीली होनी चाहिए, ये सब सही बात है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी, इन सब को लागू करने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उठता नहीं है? आपने कहा कि सरकारी योजनाएं बनती हैं और वहां तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता जहां तक जाना चाहिए। जी, मैंने अगर शुरू में बात आपसे शुरू करी कि सुशासन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है कि शासन प्रणाली जो है, आपकी जो व्यवस्था जो है वो जवाबदेह हो, पारदर्शी हो, एक बात, और वो भ्रष्टाचार रहित हो। अगर भ्रष्टाचार रहित वो तभी रह सकती है जब उसके अंदर पारदर्शिता होगी और जवाबदेही होगी। अब से 30 वर्ष पहले जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, मैं आपको अंतर बता रहा हूं बात का, जब देश के प्रधानमंत्री थे और ये 30 साल तक ये लगातार ये बात बोली जाती रही कि राजीव जी ने खुद ही एडमिट किया और कहा कि जो मैं पैसा 100 अगर देता हूं, 100 पैसे नीचे देता हूं तो उसमें से 15 पैसे नीचे पहुंच पाता है। तो मुझको लगता है कि जैसे इस देश का एक नेता वो सरेंडर किए हो करप्शन के सामने। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने पहले दिन ही कुर्सी पर बैठकर ये कहा कि ना एक पाई खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये होती है जीवटता और प्रतिबद्धता। और आप बता सकते हैं कि पिछले 3 साल के पीरियड के अंदर कोई 100 रुपए का भी एलिगेशन केंद्र सरकार के ऊपर नहीं लगा। तो जब सरकार की नीयत और नीति ठीक है तो इसमें कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जो चीजें आज जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनकी घोषणाएं की जा रही हैं, कि वो जमीन पर नहीं आएंगी। उनका आपको अंतर दिखाई देगा अगर बात कहती है। लेकिन कैसे? सवाल ये उठता है कि कैसे जमीन पर दिखाई देगा? कैसे जवाबदेही शासन प्रणाली होगी? आप पेपर पर योजना भी अधिकारी बना सजग लेंगे, होंगे, आप अधिकारी कह भी देंगे, तत्परता से काम सरकार करेंगे, पैसे भी दे देती है, समय पे पहुंचने की पाबंदी लगा दी, कार्यकुशलता होगी, जवाबदेही देखिए होगी, तो काम पिछले कैसे सरकार नहीं ने होगा? भी पैसे कम नहीं खर्च किए हैं, पैसे सभी जगह खर्च हुए हैं। कैसे पैसे हर बार नहीं, होता है। देखिए भाई बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, अभी हाल ही में पता चला है कि जैसे जो ओलावृष्टि के लिए पैसा गया साहब 1800 करोड़ रुपया नहीं लगा, वापस पहुंच गया। चलिए ताहिरा जी कुछ कहना चाहिए। पंचायती राज एक मिनट मार कृष्णकांत जी आ रहे हैं आपके पास, वापस आ गया। ताहिरा जी। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ अपने बीजेपी के नेताजी से कि बिल्कुल मैं खुद सराहना कर रही हूँ योगी जी के इस स्टेप की, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की बात आपने कही, प्रधानमंत्री जी को शिक्षा को जो हाशिया का आपने कहा निचली पायदान तक पहुंचाना है, तो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन 1968 से कॉमन स्कूल की पढ़ी है। मुझे लगता है कि सब गरीब और अमीर का एक तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। आप बताइए कि कैसे गरीब अमीर से कम्पीट करेगा, जहाँ 5वीं का बच्चा तीसरी की किताब नहीं पढ़ पाता सरकारी स्कूल में, जब उसको बराबर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा, समतल जमीन दी जाएगी दोनों को, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। देखिए, तभी तो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट जो अल्फाज है, जो वर्ड है, इसको जमीन पर उतारने की जरूरत है। साथी आप सही कहती हैं, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। और जो आपने बात कही, जो आपका दर्द था, वही मेरे मन का भी दर्द है कि जहां पर सर सैयद अहमद खान साहब ने 1875 के अंदर मेयो कॉलेज की शुरुआत वहां पर अलीगढ़ के अंदर कर दी, 1920 के अंदर वो यूनिवर्सिटी बन गई। वहां की प्रोडक्ट्स आप देखिए और वो देश को आगे बढ़ाने में उन सब लोगों ने कितना काम किया है। वो तो बात थी कि देश के अंदर हम लोग गुलाम थे, तब भी चिंता हमारे लोगों को थी कि हम कैसे मुख्य धारा के अंदर आएंगे। लेकिन उसके बाद के गुनाहगार कौन है कि आज हमारा मुस्लिम समाज शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ गया। आज ऐसे अलग बांट दिया जैसे देश के अंदर अलग देश बना दिया हो। और तमाम इन मौलानाओं का और तमाम जितने धार्मिक संस्थान हैं मुस्लिम समाज के, उनका भरपूर इस्तेमाल किया। उनके परिवार के लोगों को कहीं एमएलसी बनाना, कहीं राज्यसभा बनाना, कहीं मिनिस्टर बनाना कि साहब आप जाइए और भाजपा खिलाफ तकरीर कीजिए, उनको डर दिखाइए, भय दिखाइए। ये समाज को बांटने वाली प्रवृत्ति रही है। इसने समाज में जुड़ाव पैदा किया, असुरक्षा पैदा किया, भरोसा लोगों का हट गया। नवीन जी, पहले तो मैं कृष्णकांत जी से कहना चाहता हूं कि मुद्दे की बात हो तो अच्छा बेहतर रहेगा। नहीं, बिल्कुल मुद्दे पे बात हो रही सारी। दूसरा, पारदर्शिता और समानता की आपने बात की, प्रधानमंत्री जी का भी आपने उल्लेख अपने वक्तव्य में किया, समानता की, और मैं बराबरी वाले दर्शन की भी बात करता हूँ। ताहिरा चंद जी बैठी हैं, अपना दल के भी हमारे साथी वहाँ बैठे हैं। क्या हर व्यक्ति के लिए समानता का दर्शन प्रधानमंत्री जी का ये है कि चुनावी सभा में बोलना पड़े कि कब्रिस्तान और शमशान, दिवाली और ईद, होली और रमजान, पाके जुलूस और राम बारात, ये समानता का दर्शन है? ये समानता वो कहते कि आप कब्रिस्तान की चारदीवारी करा रहे हो,
तो आप शमशान की भी होनी चाहिए, वो हुई है। आप देख लीजिएगा अपने बड़ा सराउंडिंग अंतर है। में, मैं भी गांव की कि पृष्ठभूमि कब्रिस्तान से में आता काम हूं। हुआ तो और शमशान में भी काम हुआ, जनप्रतिनिधि मदरसे हूं। में काम हुआ तो नहीं कॉलेज काम में भी हुआ। काम हुआ, नहीं काम हुआ। और आप देख लीजिए शिक्षा का मैं आप बताना चाहता हूँ, जब से भाजपा की सरकार सत्तासीन हुई है, सबसे पहला हमला शिक्षा के ऊपर इनका है। सबसे पहला हमला एक सोच को थोपने का शिक्षा पर, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम नहीं, एक यूनिवर्सिटी देश के अंदर हो। आप नवीन जी, जेएनयू का नवीन जी, ताजा हाल एक देख देश लीजिए। के अंदर कितने देश बनाना चाहते जेएनयू का हैं आप? ताजा हाल आप देख लीजिए कि संसद में बहस हुई और अभिव्यक्ति तमाम की दल इकट्ठा स्वतंत्रता हुए। के नाम पर ये नहीं, ये एक MPhil देश है, और राष्ट्र और राष्ट्र PhD के हिसाब से चल रहा होगा शोध कार्य लोग। जितने वहां हो रहे थे उनकी सीटें 90% घटा दी। ये प्रधानमंत्री जी का समानता का दर्शन है। मैं पूछना चाहता हूं, और जब सारे लोग सब दल एक हुए, शरद यादव जी बोले, धर्मेंद्र यादव जी बोले, तमाम दलों के लोग इकट्ठा हुए, जी। तब जाके वो सीटें पूरी हुई। आर.के. वर्मा जी, आप आर.के. अलीगढ़ वर्मा मुस्लिम जी। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहां के स्थानीय सांसद नवीन जी, जो बेवजह दिन प्रतिदिन वहां छपता है पेपर में, ताहिरा हसन जी वहां की फाइनल कमेंट छात्रा रही हैं, बता देंगी जी बिल्कुल जी अनैतिक रूप से वहां शिक्षा पर कब्जा करना जी मैं चाहते हैं। नवीन जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कही समता की बात जो है, ये जरा जवाब दे दे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में शमशान पर 82% आबादी अदर देन मुस्लिम की है, और इन्होंने कब्रिस्तान बनाने के लिए कितने धन का इस्तेमाल किया, और अदर देन मुस्लिम शमशान की बात पर भी, बनाने के लिए शमशान की कितने बात पर पैसे भी का इस्तेमाल स्पष्टीकरण देने किया, को तैयार हूं, और इसका कब्रिस्तान की जवाब बात पर भी पता चलेगा। और दूसरी बात आपने की, देखिए, महिलाओं का देखिए, शिक्षा स्तर, नवीन जी, आर.के. वर्मा जी, रामकांत जी, सवाल ये उठता है कि ये शमशान और कब्रिस्तान तो ठीक है, ये सुविधाजनक बातें हैं, वहां पैसे खर्च करिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आता हूं उसी बात पर, मैं उसी बात पर आता हूं। फिलहाल आज एजुकेशन की बात हो रही है। आर.के. नवीन वर्मा जी, जी, आपने अभी कहा 5 मिनट पहले कहा कि समाजवादी की सरकार में मुस्लिम महिलाओं का शिक्षा स्तर गिरा। भाई साहब आंकड़ा दुरुस्त कीजिए, आंकड़ा दुरुस्त कीजिए कि अर्बन एरियाज का सर्वे रिपोर्ट ये है कि 13%, जब से समाजवादी सरकार प्रदेश में सत्तासीन हुई, 13% मुस्लिम बहनें शैक्षिक रूप से सबल हुई, और रूरल एरियाज में 17% जो बहनें थी मुस्लिम बहनें वो सबल हुई हैं, चाहे वो अखिलेश जी के द्वारा दिए गए लैपटॉप से हुई हो, चाहे हमारी बेटी उसका कल योजना से हुई हो, चाहे कन्या विद्यालय के रूप में हुई हो, आंकड़े हैं, चाहे कहने से कुछ नहीं बड़े होता। बेटियां बड़े बेटिया के रूप में हुई बचाने के लिए, हो, तमाम। उनको और अखिलेश गरिमामयी जी की, जीवन देने के लिए तो कभी कोई पहल नहीं अखिलेश जी करी। का जो दर्शन था वो समानता का था। लैपटॉप हिंदू की बेटी को दिया तो मुस्लिम बहन को भी दिया। समानता का दर्शन कैसे था? लेकिन सवाल ये है ना, कृष्णान जी, एक मिनट मेरा सवाल है। नवीन जी, अगर ये समानता की भावना थी, आदरणीय लोहिया जी, कृष्णकांत जी, एक मिनट, नवीन जी से हम जानना चाहते हैं, ये समानता की बात थी, आप खुद इस बात को स्वीकार करिए कि क्या समानता है, ये समाजवाद होता है। जो मदरसे की जो तालीम है उसे आज के युग में वो स्वीकार्य है, उसे डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए था। आप किस समानता की बात कर रहे हैं? चाहे वहां तकनीकी शिक्षकों का रहा हो, चाहे वो हम किसी वजह से पूरा उस लक्ष्य को नहीं कर पाए। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन हुआ, उनके भवन जो जरूरत तो वहां थी ना, काम तो वहां करना चाहिए था। जब आप एजुकेट करेंगे तभी वो खुद सबल हो सकता है। चलिए, अभी भी आप पाएंगे कि जो फिलहाल कागजों पे केवल चल रहे हैं, नीचे कुछ है ही नहीं वहां पर। जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देश भर में जहां काम हो जाना चाहिए था। बोलना चाहूंगा कागजों पर। जी नवीन भाटी जी, आपने जब घोषणा समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। नवीन जी, समय खत्म हो गया है। सवाल यह है कि जिस पर काम होना चाहिए सरकार को पहले वहां काम करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति निर्माण करते हैं, और ये निर्माण तभी हो सकता, उसका व्यक्तित्व का निर्माण तभी हो सकता है जब वो एजुकेटेड होगा और पढ़ाई होगा, और वो किसी भी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो या मदरसा हो, या गांव में कहीं भी छोटी सी स्कूल या छोटा सा स्कूल हो, टूटा फूटा स्कूल हो, हर जगह पर शिक्षा की गुणवत्ता जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कोई भी आदमी ठीक नहीं हो सकता और उसका विकास नहीं हो सकता। और सभी सरकारों को इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही।